देखिए, सर्वदलीय बैठक में भी और उसके बाद कई बार सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत क्यों हुई थी? वो प्रधानमंत्री जी के लिए और बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उसकी शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि उसकी शुरुआत हुई थी पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद। और आज भी वो खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े पहलगाम में, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, उनको मौत के घाट नहीं उतारा गया। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था, पीओके पे कब्जा करना, आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से समाप्त करना, उस लक्ष्य को भारत सरकार पूरा करे और प्रधानमंत्री जी ऐसी इच्छा शक्ति दिखाएं, मैं यही उम्मीद करता हूं। और जो एक सुनहरा मौका था प्रधानमंत्री के सामने पीओके को कब्जा करने का, 21 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तानाबूद करने का, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग करने का, वो मौका उन्होंने गंवाया है ट्रंप के दबाव में। ये प्रश्न भी आज 1 महीने के पूरे होने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और एक नहीं 10 बार ट्रंप ने खुलेआम कहा कि उन्होंने व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे लड़ाई रुकवाई है, तो सीज फायर कराया है। तो ये सारे प्रश्न हैं, आज 1 महीने पूरे हो गए हैं, तो मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी इन बातों का जवाब दें। इस विशेष सत्र बुलाया जाए, सारी आप लोगों ने भी पत्र लिखा, लेकिन सुप्रिया सुले एनसीपी की नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये राइट सही समय नहीं है। उन्होंने कहा मैं विदेश में थी जब कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा गया, लेकिन ये सही समय नहीं है कि आप सरकार से सवाल करें। देखिए, किस समय को आप सही मानते हैं नहीं मानते हैं, ये उनकी अपने दल की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन देश की प्राथमिकता क्या है? देश ये जानना चाहता है कि सेना के सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस महोदय ने जो सवाल उठाए हैं कि विमान गिरे तो क्यों गिरे, इसका प्रश्न का जवाब कौन देगा? जाहिर सी बात है, कोई राजनीतिक दल तो देगा नहीं, देश के प्रधानमंत्री देंगे। तो सदन में आके जवाब दें, उसका क्या उनको प्रॉब्लम है? वायुसेना के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो हमको हथियारों की जरूरत होती है, जेट्स की जरूरत होती है, वो वक्त पे हमें मिलते नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ये बताएं ना कि उनके लिए प्राथमिकता क्या है, अपने मित्रों का व्यापार या देश के लिए आने वाले हथियार, क्या प्राथमिकता है? तो ये बहुत सारे सवाल पिछले दिनों उठे हैं कि आपने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया, आप स्वयं आए नहीं, आप बिहार की चुनाव रैली संबोधित कर रहे थे, उसके बाद फिल्मी सितारों को संबोधित कर रहे थे, फिर आंध्र प्रदेश को संबोधित कर रहे थे, फिर केरल में जाके उद्घाटन कर रहे थे, फिर घूम घूम के वोट मांग रहे हैं आप। बिहार में 2-2 बार जा चुके आप। तो आपके लिए प्राथमिकता क्या है? देश इन सारे मुद्दों पर आपसे जवाब चाहता है कि आप पुंछ नहीं गए, आप सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आपको रैलियां करने की फुर्सत है, आपको अभी तक सिर्फ आप एक पीड़ित से, वो भी आप कानपुर में रैली करने गए थे, तो इसलिए उसके नाते से आप उनके परिवारों से मिले, वो भी अपमानजनक तरीके से, उनके घर नहीं गए, उनको एयरपोर्ट पे बुलाकर उनसे मुलाकात की पीड़ित परिवार से। तो ये क्या है? ये क्या दिखाता है? ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, जिसके बारे में उनको सदन के अंदर आके जवाब देना चाहिए। में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है, इसकी आशंका है। हम तो दिल्ली का भी जानते हैं, महाराष्ट्र में रिगिंग हुई, वो तो पूरा देश जानता है, कैसे वोट वहां पे बढ़ाए गए, कैसे घटाए गए, कैसे क्या क्या गड़बड़ किया गया। उसके बाद दिल्ली में हमने देखा, यहां मंत्रियों के घर पे 30-30 वोट बने थे। कोई कार्रवाई हुई उन मंत्रियों के खिलाफ? कोई पूछने गया उनको? हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे साड़ियां बांटी गई, यहाँ पैसे बांटे गए, यहाँ पे स्याही लगा दिया गया, पैसे देके गुंडागर्दी की गई, लोगों को पीट पीट के थाने में बंद किया गया। तो ये तो हमने दिल्ली के अंदर देखा, देश की राजधानी में, जहां पे चुनाव आयोग बैठा है, उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ। तो चुनाव को प्रभावित करने के हर हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, इससे कोई इनकार नहीं है। एक अंतिम सवाल प्रधानमंत्री को, दिनों लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि G7 में भारत को, देखिए, विदेश नीति के मामले में भारत की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं, और उसके 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। नंबर 1, 129 देशों की प्रधानमंत्री ने यात्रा की, 129 बार 73 देशों की यात्रा की,
और उस यात्रा का नतीजा क्या निकला कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच में ये लड़ाई शुरू हुई तो उस समय ना तो नेपाल हमारे साथ खड़ा हुआ, ना भूटान खड़ा हुआ, ना श्रीलंका खड़ा हुआ, ना मालदीव खड़ा हुआ, यानी कि पड़ोसी देश भी हमारे पक्ष में नहीं खड़े हुए। और एक राष्ट्रपति था न्यू पपुआ गिनी का, उसने प्रधानमंत्री का पैर छुआ था, वो तक नहीं बोला इनके फेवर में। फिर इनको याद आया कि सर्वदलीय संसदीय दल भेजना चाहिए, तो इन्होंने सर्वदलीय संसदीय दल भेजा। अब बीच में एक घटना हुई कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, यानी कि पाकिस्तान अब यह तय करेगा कि कौन सा देश आतंकवादी है, कौन सा देश आतंकवादी नहीं है, किस देश में आतंकवाद हो रहा है, किस देश में आतंकवाद नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा मजाक कुछ हो सकता है? पाकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का गढ़ है, वो पाकिस्तान उपाध्यक्ष बन गया यूएन में आतंकवादी विरोधी कमेटी का, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। तो G7 का निमंत्रण भी अपमानजनक तरीके से मिला है, क्योंकि मीडिया में खबरें आई तमाम, उसके बाद उनको आमंत्रित किया गया। बहरहाल अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उनको वहां पे बोलने का मौका मिलता है तो इन सारे बिंदुओं को उनको उठाना चाहिए कि किस तरह से उनको IMF से लोन मिल गया पाकिस्तानियों को, किस तरीके से उनको ये यूएन में ये जगह दी गई वाइस प्रेसिडेंट की एंटी टेररिस्ट कमेटी का। तो इन सारे सवालों को उठाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।